ठीक है। तो देखो, आज बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। सब मॉड्यूल 7 है हमारा, ठीक है, कम्युनिकेशन, है ना। ये हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सभी लोग कंफर्टेबल हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का मतलब समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले कम्युनिकेशन जानना जरूरी है कि आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आप हमसे पूछते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। आप अपने घर में दोस्तों से बात करते हैं, वो भी क्या है, सब कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, है ना। ये तो हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन हम करते हैं, बट एक्चुअल में कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग ये होता है, जब कोई भी आप अपने किसी भी आइडिया को, कोई सजेशन जो आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे आप क्या करते हो, आप अगर किसी से बात करते हो तो उसे बताते हो चीज़ें, है ना, कि अभी पढ़ाई करने का टाइम, आप पढ़ाई कर लो, है ना, एग्ज़ाम होने वाला है, या ऐसे करके जब आप बातें करते हो तो एक्चुअल में आप क्या करते हो, अपने आइडिया जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं उनको शेयर करते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा कोई सजेशन हो सकता है, जैसे यार अभी ऐसा काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, बाद में करना, या ऐसे वैसे जो कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके सजेशंस हैं। इसी तरह से और कुछ भी चीज़ जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, यानी जो कुछ भी आप सोच पा रहे हो उसको, जो कुछ भी आप इमेजिन कर पा रहे हो उसको दूसरों तक पहुंचाना, है ना। और उसकी इसी तरह की थिंकिंग, सजेशन, फीडबैक, इन सारी चीज़ों को सुनना, ये पूरा प्रोसेस मिला करके बनता है कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि संवाद, है ना, यानी एक दूसरे की विचारों भावों को जानना, है ना। ये पढ़े होगे हिंदी में, व्याकरण में पढ़े होगे बहुत दिन पहले बचपन में, लेकिन ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जैसा मैंने बता दिया कि आप जो सोचो वो दूसरे को बोल दो, है ना। लेकिन आपने दूसरे को बोला, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो कैसे हुआ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन तो नहीं एस्टेब्लिश हुआ। तो इसी तरीके से एक रियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का फील्ड है, यानी जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कि आपको क्यों पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन को पढ़ने की, ठीक है। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता, कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि अपने आइडियाज़ या सजेशंस को दूसरों तक शेयर करना, या फिर उनके आइडियाज़ या सजेशंस को खुद सुनना, इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। लेकिन इसको तो आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कहेंगे, है ना। डेफिनेशन ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये डेफिनेशन है, बिल्कुल ओके है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, सही तरीके का कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, ये जानना हमारे लिए जरूरी है एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन की तरह से, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो, है ना, वो कोई टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक सेंडर होना चाहिए, यानी कि जो कोई कम्युनिकेशन करेगा, स्टार्ट करेगा। जैसे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ या फिर ट्रांसमीटर हूँ, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। जो अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहा है, मैं अपनी जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं या तो सेंडर हूँ या फिर ट्रांसमीटर हूँ, ठीक है। दूसरा, एक रिसीवर चाहिए। रिसीवर का मतलब कि जो मैं जिसे बता रहा हूँ, मान लो मैं अकेले ऐसे ही कमरे में बैठ के चिल्लाऊँ तो वो मैसेज तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ना कोई सुन रहा है ना कोई समझ रहा है, तो वो मैसेज नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। आप लोग क्या हो, रिसीवर्स हो, यानी मैं ट्रांसमीटर हो गया, आप रिसीवर्स हो गए, ठीक है। तो मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ और आप चीज़ों को सुन रहे हो, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। लेकिन एक और कंडीशन इसके साथ जुड़ जाती है ना। मान लो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन भी रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, यानी कि मैं कोई चाइनीज में बोलने लग जाऊँ, है ना, तो सेंडर तो मैं हूँ, रिसीवर आप भी हो, लेकिन मैं चाइनीज भाषा में बोल रहा हूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन, यानी एक अच्छा संवाद होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी हैं। पहला, एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज सेंड करे, जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ। दूसरा, एक रिसीवर जो उन मैसेजेस को रिसीव करे जहाँ पर आप हो। और तीसरा, जो रिसीवर है, यानी जिसको मैसेज दिया जा रहा है, उसको वो मैसेज प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसे वो प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, तब हम जा करके कहेंगे कि इसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं, जैसे अगर मैं आपको कम्युनिकेशन आपसे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए, आपको भाषा भी समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट आपको ना समझ में आए,
ठीक है। तो आपके पास ये राइट है, आपके पास ये अधिकार है कि आप हमसे जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है उसको पूछ लो, यानी अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। और क्लियर करने के बाद जब मैं लास्ट में पूछता हूँ कि सबको समझ में आ गया, तो आप लोग एक फीडबैक दो। फीडबैक देने का मतलब आप हमें ये सर्टेन करो, हमें एश्योर करो कि आपने जो मैसेज हमने दिया है उसको रिसीव कर लिया और आप उसे समझ चुके हो, ठीक है। तो इतने प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आएगी कम्युनिकेशन क्या है। इसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। पहला, कोई मैसेज देने वाला होना चाहिए। दूसरा, उस मैसेज को रिसीव करने वाला चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, जो कुछ भी मैसेज शेयर हो रहे हैं, वो पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर रिसीवर को कोई डाउट है तो वो ट्रांसमीटर से पूरी अपने डाउट्स क्लियर कर सके और एट लास्ट ये एश्योर करा सके अपने ट्रांसमीटर को, यानी जो मैसेज डिलीवर कर रहा है, यानी आप लोग हमें बता सको कि सर मुझे सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जो सामने वाले को समझ में आ सके और आपको भी ये पता चले कि हाँ सामने वाला समझ गया है, ठीक है। अभी मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल भी दूंगा इसके लिए आपको, ठीक है। तो ये बताओ कि किसी को इस बात में कोई डाउट है क्या कि कम्युनिकेशन क्या होता है ना। कम्युनिकेशन तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझना जरूरी है, जिसमें आपका सेंडर, रिसीवर, अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक और डाउट क्लियरिंग, इतनी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब देखो, कई सारे मेथड हो सकते हैं कम्युनिकेट करने के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बोल के चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर मैं आपको फिगर्स दिखाता हूँ कि ये देखो ये ऐसा पार्ट है, ये होता है, ये होता है ना। तो मैं जब बोल रहा हूँ तो इसे बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मैं आपको सारी चीज़ें बोल के बता रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको कुछ नोट्स शेयर कर दूं, तो जब मैं नोट्स शेयर करूंगा तो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको कुछ फिगर दिखा करके समझाऊं, वो भी क्या है, वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन है। इसके अलावा हो सकता है जैसे मैं आपसे पूछूं समझ में आ गया तो आप कह दो, या फिर ऐसे ऐसे कर दो, तो यह क्या है, फेशियल एक्सप्लेनेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। यानी आपने बॉडी लैंग्वेज से मुझे बता दिया कि आपको जो मैसेज है वो रिसीव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये डिफरेंट तरीके के कम्युनिकेशन मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक मेथड डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज वगैरह भी नहीं है, लेकिन मैं अब आपको बॉडी लैंग्वेज भाषा में पढ़ाने लग जाऊँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन, जैसे हाथ से सिर्फ पढ़ाऊँ, मुँह से कुछ भी ना बोलूँ, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ कम्युनिकेशन से समझाया जा सके। हाँ, फेशियल कम्युनिकेशन कैसे काम चलेगा, जैसे मान लो आप किसी शादी में गए हो, वहाँ डीजे बज रहा है ना, दूर कोई खड़ा है, तो आपसे पूछना है उसको कि खाना खाया आपने, तो वो कैसा करता है, ऐसे ऐसे करता है, आप कहते हो हाँ, या फिर ऐसे मुंडी हिला देते हो, है ना। तो वहाँ काम चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नॉइजी इन्वायरमेंट है, और नॉइजी इन्वायरमेंट है तो आपको उस हिसाब से कम्युनिकेशन मेथड भी यूज़ करना है ना। इसी तरह से आपके इधर भी होता है, एएमटीज जो होते हैं, टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स जो होते हैं आपके फील्ड में, जहाँ पर नॉइजी कंडीशन होती है वहाँ तो चिल्लाते रहेंगे, आपको कुछ सुनने भी नहीं आएगा। या फिर मान लो आपने हियरिंग प्रोटेक्शन लगाया है, ईयर मफ या ईयर प्लग लगा रखा है, और बगल में वो चिल्ला रहा है, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो वहाँ पर हम बॉडी लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्लेनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके लिए कितने मेथड्स होते हैं? डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आप लोग मैसेज और ईमेल्स, है ना, इस तरह की चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं, वो सब कम्युनिकेशन के अंडर में है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी तो हम आइडियाज़ को ही शेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में रेज्यूमे भेज रहे हो, उसका क्या मतलब है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो कि मैं आपके यहाँ काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के अंडर में ही आती हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप का मेथड है कम्युनिकेट करने का, डिफरेंट मेथड जो मैंने बताया, ये सारे मेथड सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे अब मान लो आपको कहीं पर जॉब करनी है, तो आप ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट उनके एमडी से जाके बोलोगे मुझे जॉब दे दो, ऐसा तो है नहीं। वो वैकेंसीज निकालते हैं, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है ना। क्यों? प्लेटफॉर्म पे अपने वैकेंसीज रिलीज करते हैं, उसके लिए आप फॉर्म भरते हो, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मेथड हैं कम्युनिकेट करने के, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? अब देखो, जो चैनल्स होते हैं, यानी जिसको मेथड्स बोलते हैं, वो तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना। जैसे जो चाइना वाले बोलते हैं, जो और दूसरी कंट्रीज़ में बोलते होंगे, रशियन वगैरह बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, तो वो भी तो कम्युनिकेशन ही है ना। उनका लैंग्वेज अलग अलग है। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, है ना, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे आपको मिलेगा कि कम से कम 4 तरीकों पे आप इनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहला होगा स्पीकिंग, यानी आप बोल करके कोई चीज़ समझा सकते हो। और जनरली जब आपको कोई कम्युनिकेशन की बात करता है, तो जनरली आपके चीज़ पहले दिमाग में जो चीज़ आती है वो यही आती है, स्पीकिंग, यानी बोल करके चीज़ों को समझना या समझाना, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है? स्पीकिंग, ठीक है। दूसरी चीज़
जो कम्युनिकेशन का मेथड हो सकता है वो है राइटिंग, यानी लिख करके किसी को कोई चीज़ समझाना, जैसे आप लोग यूज़ भी करते हो इसे एग्जाम में। एग्जाम में टीचर तो ऐसा नहीं होता है सामने खड़ा होकर एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, नहीं होता ना ऐसा। वो क्या करता है, सेम क्वेश्चन पेपर सभी को आ जाता है और आपको टीचर को समझाना होता है कि आप किस तरह से कोई चीज़ समझते हो। हालांकि अब तो एमसीक्यूज चल गए हैं, वो अलग बात है, मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी रिटन कम्युनिकेशन के ही अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजुअल इमेजेस, यानी कि आप बहुत लंबी चौड़ी चीज़ बोल करके समझाने से ज़्यादा अच्छा उसकी कोई एक इमेज दिखा दो, है ना। जैसे अगर मुझे बताना है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये है वो है ऐसा वैसा, उससे सबसे अच्छा है उस बच्चे की एक इमेज लगाओ और बगल में उसका रिजल्ट लगा दो, है ना, और दिखा दो कि ये कितना अच्छा है। एक बार में सब समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है ना। तो ये हो गया विजुअल इमेजेस। और चौथा जो है वो बॉडी लैंग्वेज, या फिर इसको नॉन वर्बल भी बोला जाता है। जैसा आप सभी लोग, मुझे लगता है क्रिकेट तो सभी देखते होगे, थोड़ा बहुत ही देखो क्रिकेट देखते होगे, उसमें अंपायर क्या करता है, अंपायर ना तो स्पीकिंग का यूज़ करता है ना राइटिंग की यूज़ करता है। वो क्या करता है, वो सिंपली ऐसे आउट का इशारा दिखाता है, 4 6, है ना। वो क्या करता है, वो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके आपको बताता है कि आखिर आप जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन है वो आपको बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिकेट करता है कि भैया अब 4 रन चला गया, अब 6 रन चला गया, है ना, वो आउट हो चुका है, वाइड बॉल है, नो बॉल है ना, लेग बाई है। इस तरह के वो इशारे दिखाता है। इशारे मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो ये 4-5 चैनल्स हो सकते हैं। अब देखो राइटिंग का, अभी आप स्पीकिंग तो समझ रहे हो, अब थोड़ा सा देखो जनरल लाइफ के एग्जांपल समझना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनका फील्ड में एक्चुअल क्या यूज़ है वो भी समझना जरूरी है। जैसे स्पीकिंग का तो आप खुद ही समझते हो, स्पीकिंग तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी फील्ड में बिना बोले आपका काम चल जाए, ठीक है। बोल के कम्युनिकेट करना ये कंपलसरी चीज़ है ना। दूसरा है राइटिंग। तो जब टेक्नीशियंस की बात करते हो, आप इंजीनियर्स की बात करते हो, तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्यूमेंटेशनिंग होती है, यानी आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंट में लिखना होता है। जैसे कि आपके लॉग बुक्स हो गए, आप लॉग बुक क्या करते हो, काम करने के बाद अपनी चीज़ों को एंट्री करते हो, उस पर अपने जो भी सुपरवाइजर्स उसको सिग्नेचर वगैरह आप करवाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन के अंडर में आती है ना। और ये जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं आपके एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, वो सब किस में होते हैं, राइटिंग्स में होते हैं। तो आपका राइटिंग का हो गया। इसके अलावा आप देखते हो जहाँ नॉइजी प्लेसेस होते हैं, मैंने पहले भी बताया, वहाँ क्या एएमटीज जो है बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, है ना। और बहुत सारी जगहों पर इमेजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे आप वार्निंग्स बहुत जगह पर देखते हो ना कि दिस एरिया इज़ डेंजर्ड, या फिर ऐसे रेलवे क्रॉसिंग का ऐसे ऐसे बना होता है, आप सड़कों पर भी देखोगे। ऐसे ही आपको फील्ड में भी मिलता है कि जहाँ पर ऐसे टॉक्सिक मेटल्स रखे हुए हैं, टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं, वहाँ पर बाहर लगा दिया जाता है डेंजर, या फिर कोई ऐसा सिग्नेचर बना दिया जाएगा जिससे आपको ये पता चल सके। मतलब वहाँ पर आपको कोई खड़ा नहीं है बताने के लिए, लेकिन ऐसी इमेजेस लगाई गई हैं जिनसे आपको ईजिली जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यहाँ पर कोई खतरा है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। अब हम एक एक चैनल को, यानी स्पीकिंग क्या है, राइटिंग क्या है, विजुअल इमेजेस क्या हैं, एक एक चैनल को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ये एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग की, यानी उसे हम स्पीच कहते हैं, बोलना, है ना। तो ये मोस्ट नेचुरल फॉर्म है ना। आप सिर्फ एएमई की बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एविएशन की बात नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मेथड है आपके कम्युनिकेशन का वो है स्पीकिंग, है ना, या फिर स्पीच, है ना, जिसे बोलना कहते हैं, या फिर इसी को वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है कि आप बोल करके जब अपनी भाषा को, अपने विचार को, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे बोलते हैं स्पीकिंग, है ना। अब देखो स्पीकिंग में एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज है इनमें रेट ऑफ एरर का। रेट ऑफ एरर जो है हमारे स्पीकिंग में वो लगभग 3% का होता है। 3% का मतलब कहने का कि जब आप 30 वर्ड्स बोलते हो तो उसमें से हर एक वर्ड जो होता है वो गलत होता है। 30 में से 3 वर्ड, सॉरी 30 में से एक नहीं, 30 में से 3, यानी अगर 3% है तो आपको 30 में से लगभग हर एक वर्ड गलत है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जस्ट इमेजिन करो आप एविएशन में हो, और एविएशन में आपको पता है एक एक वर्ड के कितने मायने होते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन आप जानते हो कि एविएशन में एक एक वर्ड के कितने मायने हैं। अब आप हर 30 वर्ड में एक वर्ड गलत ही बोल दोगे तो ऐसे कंडीशन में कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट कॉज कर सकता है, यानी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जैसे इसमें आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1989 की बात है। एक एयरक्राफ्ट था जिसका पायलट उसको फ्लाई कर रहा था और उसको एटीसी से गाइडेंस मिली। उसको गाइडेंस क्या मिली, डिसेंट 2400 फीट,
यानी कि 2400 फीट आप डिसेंड कर जाओ। ऐसा किसने कहा? 2400 फीट तक डिसेंड करो, यानी आप जहाँ पर भी हो वहाँ से नीचे आओ और कहाँ पे रुक जाओ? 2400 फीट, यानी 2400 फीट। लेकिन पायलट को क्या सुनाई दिया? 400 फीट, यानी उसको 2400 की जगह कितना सुनाई दे गया? 400। और वो जैसे ही 400 फीट पर आया डिसेंड करके, उसका एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया, है ना। हो सकता है वो पहाड़ी एरिया रहा हो या कुछ और रहा हो, है ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया ना, फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सुन गए हैं। इसी तरह से जब आप आरटी वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, रीडबैक देना जरूरी है। अगर मान लो एटीसी आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, आपको बता रहा है, तो फिर आपको उसको दोबारा बोल के बताना होता है। जैसे उसने कहा कि डिसेंट 2400 फीट, तो पायलट भी इसी बात को बोलेगा कि मतलब 2400 फीट अंडरस्टैंड, या फिर 2400 फीट जहाँ से भी बोल रहा है, मुंबई टावर, मुंबई कंट्रोल, जो भी है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी पायलट को, या जिसको भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन उसे सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। समझ में आया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो ये होता है स्पीच कम्युनिकेशन। तो आपने देखा कि सिर्फ एक वर्ड यानी 2 वर्ड जो है, सिर्फ इसके ना सुनने से एक क्रैश वाली इंसिडेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गया इतना बड़ा। हो सकता है उस समय तो एयरक्राफ्ट छोटे हुआ करते थे, अगर कोई बड़ा एयरक्राफ्ट हो तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाएगा सिर्फ एक वर्ड की वजह से, है ना। तो हम स्पीकिंग पर भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते जब हम सेंसिटिव वर्क्स कर रहे हैं, है ना। जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एयरवर्दीनेस को अफेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में आप कम्युनिकेशन की स्पीकिंग पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो राइटिंग, है ना। तो एविएशन में इसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि राइटिंग मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन में ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम एएमटीज की बात करें, टेक्नीशियंस की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है जो राइटिंग कम्युनिकेशन है, ये मोस्ट वाइटल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? मैं आपको बार बार मैंने अभी तक पढ़ाया है कि आप किसी भी कंडीशन में अपने दिमाग पर, दूसरों के दिमाग पर, किसी और की मेमोरी पर भरोसा नहीं करेंगे। आप किस पर भरोसा करेंगे? रिटन गाइडेंस पर, रिटन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करेंगे, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत थोड़ी सी है, दिक्कत इसमें भी है, किसमें? रिटन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनमें एक वर्ड की कई सारी मीनिंग्स होती हैं, है ना। तो हो सकता है जो भी टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं, है ना, हो सकता है कि वो जो दूसरी मीनिंग है वो समझ जाएं, है ना। तो दूसरी मीनिंग समझ जाएंगे तो क्या होगा? मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ये जनरल कंडीशन नहीं है, बहुत ही रेयर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ होता रहता है, पर बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है। मे बी इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि आपके जो लिखा हुआ है आप उससे कुछ हट करके समझ लें, है ना। बहुत ही रेयर है पर हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है। तो इसके समाधान के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एविएशन में तो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ही चलते हैं, आपको मेंटेनेंस मैनुअल मिलेगा, आपको स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल मिलेगा, आपको रूल्स रेगुलेशन के मैनुअल CAR मिलेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें सबके मैनुअल्स ही आपको मिलेंगे और सब रिटन है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे रेडिकेट करेंगे? तो उसके लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये क्या करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही सारे के सारे मैनुअल्स बनाती है, या फिर मैनुअल्स को बनाने का रूल बनाती है, यानी कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंपल वर्ड यूज होगा वो डिसाइड करता है यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्पेस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसका काम है ना। अब क्या हुआ, ये जो गलती हो रही थी ना बार बार कि इस वर्ड की मीनिंग ये समझ जाएंगे, इस वर्ड की मीनिंग ये समझ जाएंगे, ये इरेडिकेट हो गया। इरेडिकेट नहीं, पर मोस्टली ये बिल्कुल कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसमें हमें क्या मिल गया कि अब हमें पता है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग होगी, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है आपके एविएशन इंडस्ट्री में, है ना, कि अगर ये वर्ड आपका यूज़ हुआ है तो उस वर्ड का मतलब यही होगा, है ना। ये आपने CR में देखा होगा कि एक वर्ड की 2 मीनिंग कभी नहीं निकलती हैं, एक वर्ड की एक ही मीनिंग होगी, चाहे वो CR 145 में पढ़िए या 66 में पढ़िए, है ना। चाहे जिस CR में उठा के आप पढ़िए, एक वर्ड की मीनिंग एक ही होगी, 2 मीनिंग कभी हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे आप थ्योरी वगैरह में देखते हैं, इंग्लिश की बुक वगैरह में देखते हैं ना, कभी किसी वर्ड की मीनिंग दूसरी है, वही वर्ड की मीनिंग दूसरी है ना। अब देखो, जो 2 लीडिंग कंपनियां हैं हमारे एविएशन के अंदर, आप सभी को पता है, बोइंग और एयरबस, जो मैन्युफैक्चर करती हैं एयरक्राफ्ट को, लीडिंग कंपनियां यही हैं, छोटी मोटी एक आध कंपनियां और भी हैं, बट लीडिंग कंपनियां कौन सी हैं? एयरबस और बोइंग। ये दो के दोनों, एयरबस भी और बोइंग भी, स्ट्रिक्टली यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के रूल्स को फॉलो करते हैं,
है ना। यानी जो कोई भी कंडीशंस बनाई जाती हैं, जो कोई भी मैनुअल्स लिखे जाते हैं, उनको छपाया जाता है, उनको प्रिंटिंग करवाया जाता है, वहाँ पर यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी ये वाली गलती के चांसेस अब कम हो गए हैं कि हो सकता है कि आप किसी अलग वर्ड की अलग मीनिंग समझ लो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे डॉक्यूमेंटेशन की। अब आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पर ना तो आप बोलते हैं और ना ही आप लिखते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, है ना। बॉडी लैंग्वेज वही मतलब जो मैंने अभी शादी वाला एग्जांपल दिया था कि खाना खा लिया, नहीं खाया, ठीक है, अगर खा लिया तो हाँ खा लिया, या फिर ऐसे मान लो मैं कभी आपसे पूछता हूँ कि समझ में आ गया, तो ऐसे कर देता हूँ हाँ समझ में आ गया, मैं भी समझ जाता हूँ हाँ समझ में आ गया। ठीक है, या कहीं आपको जाना है तो आप ऐसे बोलते हो, तो वो भी सामने वाला भी चल देता है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरह से एएमटीज भी, यानी जो हमारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स होते हैं, ये भी नॉइजी प्लेसेस पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है और जहाँ पर बोल करके चीज़ों को बताना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर इस कंडीशन का यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ किया जाता है, देखो जैसे अगर मान लो कोई चीज़ ठीक है तो उसके लिए ऐसे दिखाते हैं, हाँ इट इज़ गुड, ओके, है ना। नहीं ठीक है, निगेटिव है, तो उसको ऐसे करके दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि जो भी सेंडर है वो उसको क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, और उससे ये दोनों अंडरस्टैंड करके अपने आगे के मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं, या जो भी चेक वगैरह इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी आ सकता है, जैसे मतलब बता सकते हैं कि अब जैसे क्या होता है, अभी मान लो आप किसी से पूछो और कैसे हो, है ना, तो अगर वो बोल दिया सब बढ़िया, तो आपको लगता है ना हाँ एनर्जेटिक है, मतलब इसे कोई थकान वगैरह नहीं है। वही अगर कोई ऐसे ही बिल्कुल खड़ा है ऐसे करके, है ना, परेशान है बिल्कुल, तो आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि अरे यार ये बिल्कुल थका हुआ इंसान है ना, ये किसी बात से परेशान है ना। तो बॉडी लैंग्वेज से भी आप बता सकते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिजिकल क्यूज होते हैं, जैसे कि टैग हो गए, प्लेकार्ड्स हो गए, लॉक पिन्स हो गए, है ना। इन सब चीज़ों से भी आपको समझ में आता है कि क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे पिन्स होते हैं जिनको हम ग्राउंड पर नहीं निकालते हैं। जैसे अगर मान लो लैंडिंग गियर है आपका, है ना, ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, लैंडिंग गियर जो है, आप किसी कंडीशन में नहीं चाहोगे कि जो लैंडिंग गियर है वो कोलैप्स कर जाए, यानी कि वो अंदर जाए, है ना, क्योंकि अंदर जाएंगे तो एयरक्राफ्ट कोलैप्स कर जाएगा। सॉरी, अगर आप नहीं चाहोगे लैंडिंग गियर जो है रिट्रैक्ट हो, यानी अंदर बंद हो, अगर वो बंद होंगे तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट कोलैप्स कर जाएगा ज़मीन पर, और हो सकता है एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाए। हो सकता है अगर नीचे कोई काम कर रहा है तो उसकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो बहुत भारी होता है ना। कुछ लोगों को बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है, स्मॉल इंजरीज, तो मतलब अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट में जो आपके लैंडिंग गियर्स होते हैं, जब वो ग्राउंड पर होते हैं उसमें एक पिन लगाई जाती है, सेफ्टी पिन, है ना। उसका मतलब ये होता है कि अब अगर आप ग्राउंड पर हैं और रिट्रैक्ट करना चाह रहे हैं लैंडिंग गियर को, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो हमने पिन लगा दिया है, उसके लॉक में हमने पिन लगा दिया है, तो उसे लॉकिंग पिन बोलते हैं। और वो जो लॉकिंग पिन होता है ना, उसमें एक लंबा सा रेड कलर का एक धागा लटकता रहता है ना। और वो धागा मतलब धागा इन द सेंस कि वो ऐसे टैग टाइप का होता है, लंबा चौड़ा, और उसमें लिखा होता है डू नॉट रिमूव ऑन ग्राउंड, है ना। उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है डू नॉट रिमूव ऑन ग्राउंड, या फिर लिखा होगा रिमूव बिफोर टेक ऑफ, है ना। ऐसी चीज़ें उस पर प्लेकार्डेड रहती हैं, उस पर लिखी रहती हैं। तो आप क्या है, कभी भी गलती से भी अगर ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट है तो उसे निकालोगे नहीं, आप कभी नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो ना लिखा होता तो आपको नहीं पता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, तो या तो एक आदमी वहाँ खड़ा करो कि जब कोई कुछ करने आए तो उसे बताओ नहीं भैया इसको मत छूना। तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या है कि आप उस पर एक टैग लगा दीजिए कि डू नॉट रिमूव ऑन ग्राउंड, या फिर रिमूव बिफोर टेक ऑफ। ऐसा करके अगर कुछ चीज़ें लगा देंगे तो सामने वाला इंजीनियर जो है या टेक्नीशियन जो है उसे समझ में आ जाएगा कि इसे हमें नहीं निकालना है। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये 4-5 तरीके की जो हमारे कम्युनिकेशन मेथड्स हैं। किसी को कोई डाउट है इतने में, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हों? वैसे तो ये बहुत ईजी है ना, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ये फिजिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे कम्युनिकेशन की कि होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और अलग अलग कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको जब टास्क पढ़ा रहा था, अभी थोड़ी दिन पहले, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसमें अलग अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं, है ना। और उन सारे एक्सपर्ट लोग की एक टीम बनाई जाती है, वो सारे लोग एक साथ मिल करके फिर अपना काम जो है परफॉर्म करते हैं। ये मैंने पढ़ाया था। तो आप जब एयरक्राफ्ट पर काम करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके टीम में 2, 4, 5, 10 लोग हों, है ना, तो आपको उन सब के साथ भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा।
ये भी हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी टीम हो आप ही की तरह जिसमें 4-5 लोग हों। तो कम्युनिकेशन जो है वो तो अभी तो इंडिविजुअल था कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। अब जो कम्युनिकेशन है उसको हम अलग लेवल पर लेकर आए हैं, यानी अपने टीम के बीच में कम्युनिकेशन करना या फिर अपने ही जैसे दूसरे टीम के साथ कम्युनिकेशन करना, है ना। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे वो देख लो अब। तो इसमें भी क्या है, इसमें जब कभी भी हम एयरक्राफ्ट पर काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टीम के अंदर और टीम के बाहर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, है ना। यानी आपके टीम के अंदर जो लोग भी हैं उनको आपकी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि आप सुपरवाइजर हो, आपको कोई काम मतलब बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आप ऐसे बता रहे हो कि सामने वाले को यही नहीं समझ में आ रहा है उसे करना क्या है, तो वो करेगा क्या, है ना। तो जो आपके विद इन द टीम यानी आपके टीम के अंदर का कम्युनिकेशन है वो भी बेस्ट होना चाहिए। और अगर आप किसी और टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जैसे आप कोई एक सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हो या फिर उसको मेंटेन कर रहे हो और 2 टीमें उसमें अगर काम कर रही हैं, तो दोनों टीमों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो एक साथ मिल करके अच्छे से काम करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी ये जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे आपको एक ट्रांसमीटर चाहिए, है ना, जो कम्युनिकेशन को शुरू करे, यानी जो बताए चीज़ों को। दूसरा रिसीवर होना चाहिए जो उन चीज़ों को रिसीव करे। और तीसरा जो भी सेंडर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे, वो इस बात को पूरी तरह से इंश्योर करे कि हमारे टीम के अंदर ईच एंड एवरी मेंबर, हर एक मेंबर को हर एक बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये टीम मेंबर की जिम्मेदारी है जो कम्युनिकेशन कर रहा है ना। क्योंकि अगर टीम की आप जैसे इंडिविजुअली आप बात करें, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली डाउट को क्लियर कर लेंगे, पर अगर आप टीम की बात कर रहे हैं तो एक एक बच्चे की एक एक जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके डाउट को क्लियर करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्या हूँ, एक टीम लीडर हूँ, यानी अगर आप सभी लोग को मिला दूँ तो आप लोग क्या हो गए, टीम हो गए। मैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग एक टीम हो गए और मैं लीडर हो गया उसका, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप सभी को हर बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसके अलावा हमें फीडबैक मिलना चाहिए एट लास्ट, सभी से मुझे फीडबैक मिलना चाहिए कि सभी को हर एक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप फीडबैक क्या दोगे, सर नहीं समझ में आ रही। अगर समझ में आ गई तो आप फीडबैक क्या दोगे, सर समझ में आ गई, ठीक है। तो ये किसका काम है, जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसका काम है कि वो टीम के अंदर सभी को ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा टीम कम्युनिकेशन में आजकल ईमेल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ईमेल्स का या ग्रुप का यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जो टीम के आपके मेंबर्स हैं। जैसे मैं अगर लिंक आपको भेजता हूँ आपके ग्रुप में, है ना, अलग अलग इंडिविजुअली तो भेजता नहीं, आप सभी लोग उस ग्रुप में हो और आप सबको पता है कि इतने बजे ये लिंक आने वाला है। वो लिंक आ जाता है, आप लोग ज्वाइन करते हो और फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ लिंक से काम नहीं चल सकता है ना। आप जैसे पढ़ाना ही है, मैं ग्रुप में सारा चीज़ लिख के मतलब टाइप करके और भेज दूँ तो उससे आप पढ़ लोगे, कहोगे सर ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, यही सेम चीज़ आप लिख के भेज दी, आप क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ आप लिंक से, ईमेल से और इन सब चीज़ों से आप काम नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन, है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी, जहाँ पर रिटन मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पर बोलना इन्वॉल्व होगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज़ होता है। और ये डिपेंड करता है कि काम किस तरीके का है। अगर काम बहुत सिंपल है, जैसे मुझे ये बताना है कि आज मैं क्लास नहीं लूँगा, तो सिंपली मैं एक मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ये फला फला रीज़न है हमारे पास, ठीक है। या फिर अगर मैं कह दूं आज मुझे 2 क्लास लेनी है या 5 क्लास लेनी है, तो सिंपल है, मैं इसको लिख के डाल दूंगा, आप लोग समझ जाओगे कि सर ये कहना चाह रहा है ना। तो उतने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ईमेल का यूज़ कर सकता हूँ, ग्रुप का यूज़ कर सकता हूँ, या किसी के थ्रू कम्युनिकेट करवा सकता हूँ। लेकिन जब बात सेंसिटिव वर्क की आती है, जैसे मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है या कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करवाना है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें क्या पर्सनली फेस टू फेस बॉडी लैंग्वेज विजुअल इमेजेस के साथ चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टीम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जो भी हो सबके समझ में आए, यानी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से इफेक्टिव और इफिशिएंट हो। और इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर सभी को हर बात समझ में आ रही है तो एक सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, देखो मैं आपके और अपने रिस्पेक्ट में बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी को 2-4 को छोड़े किसी को समझ में नहीं आता, तो क्या होंगे, वो धीरे धीरे मेरी क्लासेस ज्वाइन करना छोड़ देंगे, है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है, अरे क्या पढ़ना है यार जब समझ में आना ही नहीं है। लेकिन अगर हर बात सबको समझ में आ रही है तो लोग वेट करेंगे कि सर का लिंक आए मैं ज्वाइन करूँ, है ना। तो ये बात होती है आपके ग्रेट कम्युनिकेशन की। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है तो सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत हाई रहती
है ना। लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो कहते हैं अरे यार इसका बात वैसे भी नहीं समझ में आना, चलो अपने से ही कर लेते हैं। समझ लो इस बात को, है ना। अब देखो कि कम्युनिकेशन बहुत जगह पर रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर आप शिफ्ट हैंड ओवर कर रहे हो तो शिफ्ट हैंड ओवर के टाइम पर आपको ये बताना होता है कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यानी जैसे आप शिफ्ट हैंड ओवर कर रहे हो तो 8 घंटे आप काम करोगे, 6 घंटे आप काम करोगे, जितने दिन भी आपने काम किया तो कुछ टास्क तो कंप्लीट किया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ तो किया ही होगा। तो जो किया है यानी जो काम कंप्लीट हो चुका है पहले तो आप उसको बताओगे, उसके बाद ये बताओगे कि कौन सा ऐसा काम है जो आधे में है, मतलब अभी मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है और अभी ये चल भी रहा है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं ना। सड़क पे आपने देखा होगा ना, बगल से थोड़ा सा अगर उसको करते रहते हो तो लिख देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो फिर आप बगल से जाते हो, है ना। तो इसका मतलब अभी काम चल रहा है, यानी इस वाले टास्क को है ऑन प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है। और तीसरा कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं दैट शुड बी कैरीड आउट, मतलब अब ये जो काम चल रहा है ना इसको पहले आप कंप्लीट करोगे और इसके बाद आपको क्या क्या करना है ना, यानी क्या क्या कैरी आउट करना बचा हुआ है। ये 3 चीज़ आप कम्युनिकेट करते हो जब आप शिफ्ट हैंड ओवर करते हो, है ना। इसीलिए मैंने जब आपको पढ़ा रहा था मैं वहाँ पर टाइम लोड वगैरह, तो मैं आपको वर्क लोड, तो मैं वहाँ पर क्या बता रहा था कि शिफ्ट हैंड ओवर फेस टू फेस होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये चीज़ें आपको बतानी तो लिख दो, वो अलग इंप्रेशन है, लेकिन फेस टू फेस आप बताओ ये देखो ये हो गया, ये बचा हुआ और ये करना है। जब इस तरह से आप बताओगे तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सबको। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रिटन डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मुंह से बता दिया, रिटन डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होते हैं, अपने लॉग बुक्स मेंटेन करने होते हैं, यानी आपने क्या क्या कर लिया, सामने वाले ने क्या किया, सुपरवाइजर से उस पर सिग्नेचर वगैरह कराना होता है, रिटन रिपोर्ट्स लगानी होती है ना, ताकि एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराई जा सके। इसलिए इन सब चीज़ों का करना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब जो हमारा शिफ्ट हैंड ओवर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।